चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ वेबसाइट डिस्कस करी हुई। कोई डाउट है किसी का वहाँ पर? बताइएगा किसी को कोई डाउट है तो। चलिए, तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल से, दैट इज स्कैनिंग। मैंने आपको बताया था इसके अलावा जो चीज़ें रह रही हैं आपकी, वो हम कहाँ पे रन करेंगे? नहीं, स्कैनिंग में नहीं, वेब एप्लीकेशंस वाले कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं आपके इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। VMware है इसमें? देखते हैं, ओपन हो जाए पर। ठीक है, अब स्कैनिंग मॉड्यूल में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। देखते हैं क्या। हाँ, बताइए बताइए। ठीक है। हाँ, फोन का मैक एड्रेस आपने कौन सा चेक किया था? हाँ, वही दिखाया जाएगा। नहीं, आपने या तो कोई और मैक एड्रेस चेक किया होगा। फोन में भी अलग अलग मैक एड्रेस होते हैं ना आपके। हॉटस्पॉट का अलग होगा, ब्लूटूथ का अलग होगा, और आपके एक बार आप भी दोबारा रन करके एक बार चेक कर लीजिए इसी नेटवर्क से कनेक्ट करके। तो मैक एड्रेस सेम ही आएगा, क्योंकि मैक एड्रेस अलग अलग होते हैं, तो आपको शायद लग रहा होगा कि वो वाला नहीं आया है। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अब, स्कैनिंग मॉड्यूल नंबर 3। यस, नेटवर्क स्कैनिंग डाल लीजिए, स्कैनिंग, अदरवाइज स्कैनिंग। ठीक है, ये ओपन ही नहीं हो रहा है, तुम अपना VMware ओपन कर लो, मैं देख लूंगा। VMware ओपन कर लो इसमें। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है आपको स्कैनिंग करने के बाद, और क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है स्कैनिंग, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्कैनिंग के बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि स्कैनिंग फेज में क्या करते हैं आप, जब आपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली होती है, आपको उसके IP एड्रेसेस पता है। अब उन एड्रेसेस को अगर आपको स्कैन करना है ताकि आपको उनमें ओपन पोर्ट्स पता चले, तो आप क्या करते हैं, आप स्कैनिंग फेज का यूज करते हैं और हर एक डिवाइस पे ओपन पोर्ट्स आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं। वो ओपन, जो भी ओपन पोर्ट्स होते हैं आपके टारगेट मशीन पे, वो सर्विसेज रन कर रहे होते हैं अलग अलग। जैसे SSH ओपन है तो वो बाय डिफॉल्ट 22 पोर्ट पे रन करेगा। आप लोगों ने कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स पढ़ी होंगी CCNA में या फिर लिनक्स पे, तो उसमें आपको पता होगा कि कौन सी प्रोटोकॉल्स कौन कौन से पोर्ट्स पे रन करती है। ठीक है, जैसे FTP कौन से पोर्ट पे रन करती है? 2021, जिसमें से 21 इंपॉर्टेंट होता है, 21 सर्वर का पोर्ट होता है। इसके अलावा और कोई HTTP किस पे रन करती है? 80 पे रन करती है। HTTPS 443। इसके अलावा SMB, सर्वर मैसेज ब्लॉक, SMB। तो अब आपको ना कुछ पोर्ट्स और सर्विसेज याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ ना नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। इस मॉड्यूल के लिए आपको अच्छे से नेटवर्किंग आनी चाहिए, खासकर IP एड्रेस, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। वही नॉलेज आपको आगे स्कैनिंग करने में हेल्प करती है। तो स्कैनिंग फेज का काम क्या होता है, यहाँ पे हम लोग 3 काम परफॉर्म करेंगे। वो क्या क्या चीजें हैं वो देख लीजिए एक बार आप लोग। एक बार आप वो सारी चीजें लिख लीजिए, क्या क्या चीजें हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है होस्ट डिस्कवरी। आप लोगों ने भी होस्ट डिस्कवरी परफॉर्म करी थी। कौन सा टूल यूज किया था उस समय? नेट डिस्कवरी। तो आपको अब यहाँ पे दोबारा से हम लोग होस्ट डिस्कवरी पे काम करेंगे। होस्ट डिस्कवरी का मतलब क्या होता है?
कि कौन सा डिवाइस नेटवर्क पर लाइव है और कौन सा डिवाइस नेटवर्क पर लाइव नहीं है। उस चीज को आप क्या बोलते हैं? होस्ट डिस्कवरी। होस्ट को या एंड डिवाइसेस को डिस्कवर करना। तो सबसे पहले जब आप नेटवर्क को स्कैन कर रहे होते हैं तो आपको ये डिवाइस, मतलब नेटवर्क के अंदर जितनी भी लाइव डिवाइसेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। जो डिवाइसेस नेटवर्क में लाइव हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आप निकालते हैं। तो उसके लिए आपको होस्ट डिस्कवरी से उनके आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस मिल जाते हैं। सेकेंड चीज आती है पोर्ट स्कैनिंग, जो इस मॉड्यूल में हम लोग परफॉर्म करेंगे। एंड इसके बाद जब आप पोर्ट स्कैनिंग कर लेते हैं, पोर्ट स्कैनिंग का मतलब क्या है? आपके टारगेट पे जो जो ओपन पोर्ट होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। आपके टारगेट पे कौन सा पोर्ट ओपन है, 21, 22, 80, 443, 100, मतलब जो भी पोर्ट ओपन होगा वो आपको पता चल जाएगा कि आपके टारगेट पे ये पोर्ट रनिंग है, ठीक है, ओपन है। तो वो पोर्ट्स जब ओपन होते हैं तब आप मशीन के अंदर घुसने के अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं। अगर आपके मशीन में ओपन पोर्ट्स नहीं होंगे तो अटैकर के लिए बहुत मुश्किल होता है रिमोटली आपके डिवाइस को एक्सेस करना। पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट सभी को पता है क्या होते हैं पोर्ट्स? यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी को। पोर्ट्स पता है ना सभी को क्या होते हैं, है ना? कितने पोर्ट्स होते हैं आपके हर एक नेटवर्किंग डिवाइस में? पोर्ट्स कितने होते हैं? 65,535। ये आपके पास ओपन, मतलब ओपन नहीं, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं हर एक नेटवर्किंग डिवाइस। एंड आपका काम होता है उन पोर्ट को एक्सप्लोर करना। और वो पोर्ट्स दो प्रोटोकॉल्स को बिलोंग करते हैं। वो दो प्रोटोकॉल कौन कौन से होती हैं? या तो वो पोर्ट्स टीसीपी होते हैं और या तो वो पोर्ट्स क्या होते हैं आपके? यूडीपी होते हैं। और टीसीपी यूडीपी के बीच में डिफरेंस सभी को पता होना चाहिए। पता है क्या क्या डिफरेंस होते हैं टीसीपी एंड यूडीपी के बीच में? टीसीपी रिलायबल है, और बताइए। टीसीपी यूडीपी की फुल फॉर्म? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब इन दोनों में डिफरेंस बताइए। टीसीपी रिलायबल होता है। रिलायबल का मतलब? ये तो नहीं। रिलायबल का मतलब क्या होता है? अगर टीसीपी रिलायबल है तो उससे क्या समझ आ रहा है? पढ़ा है ना नेटवर्किंग सभी ने? तो आंसर बताइए। आपने बोल दिया रिलायबल है, बट रिलायबल का मतलब क्या होता है? ठीक है, टी कोई नेटवर्क स्ट्रांग, जैसे अगर कोई फाइल शेयर करें तो उसको ब्रेक डाउन नहीं होगा। ब्रेकडाउन तो देखो होता ही होता है, लेकिन वो रिट्रांसमिट करता है। कि आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो जो भी डेटा आप शेयर कर रहे हैं, वो डेटा अगर टीसीपी के थ्रू शेयर किया जा रहा है तो आपका जो डेटा आप भेज रहे हो वही डेटा सामने वाला रिसीव करेगा, चाहे उनके पैकेट्स बीच में ड्रॉप भी हो जाए। अगर कुछ पैकेट्स किसी वजह से, जैसे बैंडविड्थ इशू की वजह से या ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से, वो ड्रॉप हो सकते हैं, टाइम पे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि आपके जो मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है वो रिलायबल इसलिए होता है क्योंकि जो डेटा आप शेयर कर रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो एग्जैक्ट उसी फॉर्म में जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ डेटा बीच में ड्रॉप हो गया तो वो नहीं जा पाए दोबारा। उसको रीट्रांसमिट करता है। जितना डेटा बीच में ड्रॉप हो जाता है उसको रीट्रांसमिशन या उसको रीट्रांसमिट करने का काम किसका होता है? टीसीपी प्रोटोकॉल का होता है। टीसीपी आपके हर एक पैकेट को रीट्रांसमिट करता है जब तक वो सक्सेसफुली डेस्टिनेशन पे रिसीव नहीं हो जाता। ठीक है। एंड यूडीपी रिलायबल नहीं है क्योंकि यूडीपी अगर कुछ पैकेट बीच में ड्रॉप होते हैं तो वो उनको ड्रॉप रहने देता है, उसको दोबारा से रिट्रांसमिट नहीं करता है। तो इसलिए आपको यूडीपी रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे मान के चलिए आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे या किसी को मेल कर रहे हैं जीमेल के थ्रू, ठीक है? आपने मेल करा, अब सामने वाले ने उस मेल को रिसीव करा। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि सामने मैंने आपको कुछ और मेल भेजा और आपने आधा अधूरा मेल, कुछ वर्ड्स यहाँ वहाँ हैं, ऊपर नीचे हैं, कुछ वर्ड्स ही गायब है, अटैचमेंट ही गायब है। ऐसा कभी भी मेल नहीं जाता है। व्हाट्सएप मैसेज भी करते हैं तो एज इट इज जैसा आपने लिखा होता है उसी सेम सीक्वेंस में वो दिखाया जाता है डेस्टिनेशन पे, क्योंकि वो टीसीपी के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। बट अगर आप उसी समय वीडियो कॉल की बात करें या वॉइस कॉल की बात करें, उसमें जब आप बातें कर रहे होते हैं किसी से वाईफाई के ऊपर, आप जब बातें कर रहे होते हैं नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उस समय कम्युनिकेशन करते समय आपकी जो डिवाइसेस हैं वो पैकेट ड्रॉप कर देती हैं कुछ ना कुछ। जो आपका नेटवर्क है वो पैकेट ड्रॉप करता है, जिसकी वजह से आपको सामने वाले की आवाज़ सुनाई नहीं देती है या सामने वाले का वीडियो जो है वो दिखता नहीं है।
बट थोड़ी देर बाद दोबारा कंटिन्यू हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद दोबारा कंटिन्यू होने का रीजन क्या है? जो पीछे पैकेट्स ड्रॉप हुए थे उसको रिट्रांसमिट नहीं किया उसने, क्योंकि आप वहां पे लाइव कम्युनिकेशन चाहते हैं। लाइव कम्युनिकेशन के लिए हमें कौन सी प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए? हमेशा यूडीपी प्रोटोकॉल, क्योंकि यूडीपी प्रोटोकॉल आपकी फास्ट प्रोटोकॉल होती है कंपेयर टू टीसीपी। क्योंकि टीसीपी में रिलायबिलिटी के लिए वो रिट्रांसमिशन करता है, वो एरर डिटेक्शन करता है, वो इसके अलावा स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है जब आप टीसीपी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं? एक हैंडशेक क्रिएट होता है जिसको 3 वे हैंडशेक बोलते हैं, राइट? तो इन चीजों को स्टैब्लिश करने में टीसीपी को टाइम लगता है। किसके कंपेयर में? यूडीपी में, क्योंकि यूडीपी में कोई चैनल स्टैब्लिश नहीं करना होता, कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करना है, कोई एरर डिटेक्ट नहीं करना है, रिट्रांसमिशन नहीं करना है, जिसकी वजह से यूडीपी फास्ट होता है। तो जहां पे भी आपको फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए होगा, लाइव कम्युनिकेशन चाहिए होगा, तो वहां पे हम यूडीपी यूज करेंगे, अदरवाइज आप टीसीपी यूज करेंगे। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। समझ आया? अब यहाँ पे जो टीसीपी वाले पोर्ट्स हैं, यूडीपी वाले पोर्ट्स हैं, ज्यादातर इन दोनों में से कौन से पोर्ट्स ओपन होते हैं? मैक्सिमम मशीन पे ऐसा नहीं है कि यूडीपी पोर्ट्स ओपन नहीं होते, बट हाँ, जितने इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो आप अभी पढ़ोगे वो ज्यादातर किसकी होती हैं? टीसीपी प्रोटोकॉल होती हैं सारी की सारी। ठीक है? जैसे अगर आप गेमिंग में भी यूडीपी यूज होता है, जब आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं या गेम वगैरह जब आप खेल रहे होते हैं ना, तो आपको जो विजुअल्स दिख रहे होते हैं आपके स्क्रीन पे, वो यूडीपी की वजह से दिख रहे होते हैं, अदरवाइज वरना बहुत ज्यादा डिले हो जाता है गेमिंग इंडस्ट्री में। इसके अलावा कॉलिंग टेलीकम्युनिकेशन में यूडीपी यूज होता है, इसके अलावा स्ट्रीमिंग में, वीडियो स्ट्रीमिंग में यूडीपी यूज होता है हमेशा। यूज कैसे होता है मतलब? हाँ, तो जो भी डेटा आप स्ट्रीम कर रहे होते हो, भेज रहे होते हो, ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हो, वो डायरेक्टली वो रिसीव करता रहता है। वहाँ पे कोई चैनल स्टैब्लिश वगैरह नहीं करना पड़ता उसको। जो डेटा आपने भेजा सामने से रिसीव करके वो आपको स्क्रीन पे शो कर देगा या आपको दिखा देगा। अगर आपका नेटवर्क फास्ट होगा तो ये कम्युनिकेशन भी फास्ट होगा, अदरवाइज पैकेट्स ड्रॉप होंगे, आपको रुक रुक के वीडियो दिखाई देगा। हाँ, तो आपको रुक रुक के दिखाई देगा, और प्रॉपरली जो विजुअल्स जैसे दिखने चाहिए थे वो नहीं दिखेंगे। जैसे आप गेम वगैरह खेलते हैं तो गेम भी कभी कभी आपका लैग करने लगता है। तो आपके सिस्टम के ग्राफिक्स के अलावा भी वो आपके हो सकता है कि अगर आपने नेटवर्क के थ्रू उसको कनेक्ट कर रखा है, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे नेटवर्क की वजह से भी आपको डिले दिखाई देता है। और उसके उसके केस में आप फिर प्रॉपरली विजुअल जो आपकी स्क्रीन में आने चाहिए थे वो नहीं आते। तो ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? सिर्फ यूडीपी की वजह से होता है। तो यूडीपी को फास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, लाइव कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ज्यादातर मशीन्स में जो पोर्ट्स ओपन होते हैं वो टीसीपी पोर्ट्स ही ओपन होते हैं। यूडीपी पोर्ट्स भी ओपन मिल सकते हैं, जिनको स्कैन करने के तरीके भी अलग अलग। जब आप अभी एनमैप यूज करोगे इसको स्कैन करने के लिए पोर्ट स्कैनिंग में, तो आप टीसीपी और यूडीपी दोनों पोर्ट्स को स्कैन करेंगे। तो पोर्ट स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? पोर्ट स्कैनिंग में आप ओपन पोर्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे, वो टीसीपी पोर्ट्स भी होंगे और यूडीपी पोर्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है? जब आपने पोर्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो आपको सर्विसेज पता चल जाते हैं कि कौन सा पोर्ट ओपन है और उस पर कौन सी सर्विस रन कर रही है। अब सर्विस के ऊपर आपको वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करनी है। जो थर्ड टाइप ऑफ स्कैनिंग है वो क्या है? वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? कि आप अपने टारगेट पे जो वीकनेस है, वल्नरेबिलिटीज हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको निकालते हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ताकि आपको मशीन के अंदर जाने के अलग अलग रास्ते मिले। ठीक है? जरूरी नहीं कि आपके मशीन में एक ही वल्नरेबिलिटी हो, एक भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं जिसके थ्रू कोई अटैकर आपके मशीन को एक्सेस करे। तो उस फेज में आपको वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के टाइम पे आप ये भी किसके अंदर कंसिडर होता है? वल्नरेबिलिटी स्कैन मतलब स्कैनिंग के अंदर ही आता है। जो ये फेज आप अभी कवर कर रहे हैं इसमें हम लोग तीनों चीजें कवर करेंगे। बट इस चैप्टर के अंदर जो स्कैनिंग मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 3, हम लोग ये दोनों चीजें कवर करेंगे। इसके अलावा एनुमरेशन और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, जो आपके इसके बाद वाले 2 मॉड्यूल्स हैं, उनमें आप वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे एक वर्ड जो मैंने यूज करा, एनुमरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और बिना एनुमरेशन के आप कोई भी अटैक परफॉर्म नहीं कर सकते। एनुमरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है जिसके बिना कोई भी अटैक या कोई भी कुछ भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो एनुमरेशन का मतलब क्या होता है? एनुमरेशन हम तब यूज करते हैं, अभी आगे भी हम लोग इस मॉड्यूल को पूरा कवर करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रहेगा आपका पूरे ये फेजेस ऑफ हैकिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे टाइम टेकिंग भी हो सकता है एनुमरेशन।
है। एनुमरेशन का मतलब होता है कि आपको एनुमरेशन तब परफॉर्म करते हैं जब आपको टारगेट के पोर्ट्स पता चल जाते हैं कि उस पे कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं। आपको फॉर एग्जांपल पता चला कि आपके टारगेट पे 22 और 21 ये दो पोर्ट्स ओपन है, मतलब एफटीपी और एसएसएच सर्विस रन कर रही है। अब इन दोनों सर्विसेज पे जो भी एनुमरेशन आप कर सकते हैं, मतलब इन दोनों सर्विसेज के अगेंस्ट आप जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, एनुमरेशन भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग ही कहलाता है, बट वो आप स्पेसिफिक सर्विसेज पे करते हैं। एफटीपी एनुमरेशन अलग तरीके से होगा, आपका एसएसएच एनुमरेशन अलग तरीके से होगा, एसएमबी एनुमरेशन अलग, एसएमटीपी एनुमरेशन अलग, आरडीपी एनुमरेशन अलग, ऐसे अलग अलग प्रोटोकॉल्स के अलग अलग तरीके होते हैं उनको एनुमरेट करने के। तो वो जो फेज होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाद ही आपको, जब आप एनुमरेशन कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, उसके बाद ही आप वल्नरेबिलिटी स्कैन कर पाते हैं या वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आपके सामने ऐसा नहीं कि पोर्ट ओपन है और आपको डायरेक्टली वल्नरेबिलिटी मिल जाए, मिल भी सकती है, बट हो सकता है कि जब पोर्ट ओपन है तो आप एनुमरेशन करें, उसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन निकालें। हो सकता है कि एफटीपी या एसएसएच का पासवर्ड वीक हो तो आप ब्रूट फोर्सिंग करेंगे। हो सकता है कि उसमें जो सर्विस वर्जन रन कर रहा है वो वल्नरेबल है, या फिर एफटीपी एसएसएच की कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन जो आपके टारगेट मशीन पर है, जिसको आप एनुमरेट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। जब ये चीज आप निकाल रहे होते हो तो ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं इसको बोला जाता है एनुमरेशन। ठीक है, तो ये जो तीन मॉड्यूल्स हैं आपके अगले आने वाले, स्कैनिंग, एनुमरेशन एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग या वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, ये जो तीन मॉड्यूल्स हैं उसमें आप यही तीन टाइप्स ऑफ स्कैनिंग को डिटेल में कवर करेंगे। समझ आया? तो अगले तीन मॉड्यूल्स इसी टॉपिक पे बेस्ड हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझ लीजिएगा। चलिए, अब टीसीपी यूडीपी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और उनकी सर्विसेज लिख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद करना। कम से कम आप इतने पोर्ट्स याद कर लीजिएगा जो मैं भी आपके सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोर्ट नंबर 21 का कैसा पोर्ट है? एक टीसीपी पोर्ट। आपको पता है जब भी आप पोर्ट लिखेंगे तो साथ में टीसीपी और यूडीपी लिखना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि वो टीसीपी पोर्ट है या वो एक यूडीपी पोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस पे कौन सी, टीसीपी या यूडीपी हमेशा, या फिर आपके जितने भी 65,535 जो पोर्ट्स हैं वो टीसीपी भी हो सकते हैं, यूडीपी भी हो सकते हैं, बट एक पोर्ट पे अगर कोई सर्विस रन कर रही है ऑलरेडी तो उस पोर्ट पे दूसरी कोई और सर्विस रन नहीं कर सकती है। तो ये पता कैसे करें हमारे स्कोर में कौन स्कैनिंग, सी तो स्कैनिंग से ही तो पता चलेगा कि आपके कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है और वो टीसीपी पोर्ट्स हैं या यूडीपी पोर्ट्स ओपन है। तो 21 पोर्ट पे कौन सी प्रोटोकॉल रन करती है? एफटीपी की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो आप लोग लिखते रहिएगा इसके साथ साथ। देन 22 पे कौन सी रन करती है? एसएसएच की फुल फॉर्म, एसएसएच की फुल फॉर्म सिक्योर शेल। ठीक है, लिख लीजिएगा सिक्योर शेल। 23 पे कौन सी सर्विस रन करती है? हाँ, 20 क्लाइंट यूज करता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए सर्वर पे, और 21 सर्वर यूज करता है। तो आपके लिए सर्वर वाला पोर्ट इंपॉर्टेंट है। एनिमेशन परफॉर्म करेंगे वो सर्वर पे करेंगे, क्योंकि क्लाइंट तो अपने आप 20 पोर्ट यूज कर ही लेगा। आपको जो पोर्ट ओपन मिलेगा वो 21 मिलेगा मुझे। बताइए 23। हाँ, टेलनेट। टेलनेट कौन सी प्रोटोकॉल है बताइए? बताइए टेलनेट कौन सी प्रोटोकॉल है? टेलनेट भी एसएसएच की तरह ही है बट सिक्योर नहीं है। एसएसएच आप लोगों को पता है क्या करती है? जैसे अगर आपको किसी भी मशीन का रिमोट एक्सेस लेना है, शेल रिमोट एक्सेस अगर आपको चाहिए किसी भी मशीन का, तो आप एसएसएच के थ्रू वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आपको किसी मशीन को रिमोटली कंट्रोल करना है। तो वही चीज टेलनेट के थ्रू भी किया जा सकता है।
बट जो टेलनेट है वो इनसिक्योर प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि उस पे इंक्रिप्शन नहीं परफॉर्म होता है। आपके टेलनेट पे कभी भी इंक्रिप्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए आपको टेलनेट एंड एसएसएच के बीच। तो टेलनेट वैसे तो यूज नहीं होती है, बट अगर यूज होगी तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ टेलनेट पोर्ट नंबर 23 पे रन करती है। देन 25 किसका पोर्ट है? एसएमटीपी का फुल फॉर्म? ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लिख लीजिएगा साथ में आप लोग। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन नेक्स्ट 80, HTTP। HTTP की फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 443, HTTPS की फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। देन 445, SMB का फुल फॉर्म? सांबा लिनक्स में यूज होती है, एसएमबी विंडोज में यूज होती है। तो क्या फुल फॉर्म होती है एसएमबी की? सर्वर मैसेज ब्लॉक। सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल, SMB। हाँ, एसएमबी आपको नेटवर्क के अंदर बहुत सारी रिसोर्सेज को शेयर करने में हेल्प करता है। जैसे कि नेटवर्क के अंदर प्रिंटर्स होते हैं, जैसे नेटवर्क के अंदर कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज लाइक फोल्डर्स होते हैं जिसके अंदर आप कंटेंट डाल सकते हैं। फिर वो फोल्डर अगर कोई भी एक्सेस करना चाहता है नेटवर्क के अंदर, वो उसमें उसके अंदर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है वो कॉपी कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, या फिर उस फोल्डर के अंदर कोई भी कंटेंट को अपलोड कर सकता है। तो ऐसे कुछ रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए सिर्फ नेटवर्क के अंदर एक प्रोटोकॉल यूज हो सकती है, SMB, सर्वर मैसेज ब्लॉक। और इसका जो लिनक्स में इसका जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो सांबा कहलाता है, SAMBA, सांबा। ठीक है, दोनों लिख सकते हो आप यहाँ पे, SMB या सांबा। 3389, RDP की फुल फॉर्म? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या काम आती है ये? डेस्कटॉप मतलब क्या? विंडोज मशीन्स को, विंडोज मशीन जैसे आप लिनक्स को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? SSH, जिससे आपको उसका कमांड लाइन एक्सेस मिलता है। विंडोज में भी SSH रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट विंडोज के लिए, अगर विंडोज का आपको पता है विंडोज एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको ग्राफिकली लोग चलाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ग्राफिकली मतलब उसका पूरा इंटरफेस होता है जिसको आप माउस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो वो इंटरफेस को काम करने के लिए या उस इंटरफेस का रिमोट एक्सेस लेने के लिए आप कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं? RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ठीक है, जो कि कौन से पोर्ट पे रन करती है? 3389। और भी बहुत सारी सर्विसेज है, बट कम से कम इतनी सर्विसेज आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि ये सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है CES पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, RDP एक रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल एक इस तरीके की प्रोटोकॉल है जो विंडोज मशीन्स को रिमोट एक्सेस करने में हेल्प करती है, उनके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को। मतलब अगर किसी भी मशीन पे RDP, विंडोज मशीन पे अगर RDP सर्विस रन होगी, तो उसको आप अपने मशीन से कंट्रोल कर सकते हो और वो मशीन वहीं पे रहेगी। आप रिमोट कंट्रोल जैसे SSH के थ्रू करते हैं ना, वैसे ही RDP के थ्रू भी आप किसी भी विंडोज मशीन को रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप यहाँ से बैठे बैठे उस मशीन को कंट्रोल करें। इसके ऊपर जब मैं एनुमरेशन करूंगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि RDP कैसे एक्सेस किया जाता है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके पोर्ट्स आपको याद होने चाहिए अभी पर्टिकुलर मतलब CH कोर्स के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ पोर्ट स्कैनिंग।
Nmap के थ्रू आप अलग अलग कोड परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या तरीके हैं आपके पास। सबसे पहला जो तरीका है उसका नाम लिख लीजिए आप, टीसीपी स्कैन, जिसको आप फुल कनेक्ट स्कैन भी बोल सकते हैं। पहला स्कैन है टीसीपी स्कैन, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, फुल कनेक्ट स्कैन। अब इस स्कैन का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। आप लोगों को टीसीपी में थ्री वे हैंडशेक पता है सभी को? थ्री वे हैंडशेक कैसे होता है, सभी को पता है? क्या होता है बताइए। हेलो टाइप में होता है, प्रॉपर नाम होता है मैसेज का। ठीक है, देख लीजिए सभी लोग। तो क्लाइंट है और एक सर्वर है। सर्वर का मान के चलिए कोई एक पोर्ट ओपन है। एग्जांपल ले लेते हैं कि 22 पोर्ट जो है सर्वर का वो क्या है, ओपन है। ठीक है। अभी 22 पोर्ट ओपन है, तो इससे कनेक्ट करने के लिए क्लाइंट, क्लाइंट मतलब आपको पता है ये एक सर्वर के ही पोर्ट्स ओपन होते हैं। वो डिवाइस जिसमें पोर्ट्स ओपन होते हैं उसको आप सर्वर बोलते हैं, राइट। क्लाइंट्स के पास जनरली कोई पोर्ट ओपन नहीं होता, उनका काम होता है किसी भी सर्विस को एक्सेस करना। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जो 22 पोर्ट ओपन है इसको एक्सेस करना है, तो आप उस पोर्ट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। आपको पता है टीसीपी में डायरेक्टली पैकेट्स नहीं ट्रांसमिट करते हैं, पहले एक चैनल, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, थ्री वे हैंडशेक। वो थ्री वे हैंडशेक का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, सबसे पहले आपको कौन सा पैकेट भेजना होता है, सिंक्रोनाइजेशन, SYN। सिंक्रोनाइजेशन पैकेट का काम क्या होता है, कनेक्शन इनिशिएट करना, कनेक्शन रिक्वेस्ट लेके जाना सर्वर तक कि मैं आपके साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। उसकी रिक्वेस्ट लेके कौन सा पैकेट जाता है, सिंक्रोनाइजेशन। ये टीसीपी का एक फ्लैग है जो आपके पैकेट में सेट होता है। ठीक है। और फ्लैग का नाम क्या है, सिंक्रोनाइजेशन, जो कि जिसका काम है, इससे सर्वर को ये समझ आ जाएगा कि जो क्लाइंट है वो मेरे साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहता है, तो कुछ डेटा शेयर करना है या फिर सर्विस एक्सेस करनी है। जो सर्वर है वो एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। वो रिस्पॉन्स क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है। बट वो किसका एक्नॉलेजमेंट होता है, आपने जो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजा था उसका एक्नॉलेजमेंट होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिन एक्, मतलब आपने जो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजा था उसका क्या है, ये एक्नॉलेजमेंट है। तो SYN/ACK, आपने जो सिंक्रोनाइजेशन भेजा। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, रिप्लाई करना। रिप्लाई करना किसी का, एक्नॉलेज करना मतलब आपने अगर आपने मेरे को कुछ बोला तो मैंने उसका रिप्लाई किया, आपको मैंने रिप्लाई बैक किया एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कि हाँ जो आपने बोला, आपने अगर हाय बोला तो मैंने भी हेलो बोल दिया सामने से, आपने थैंक यू बोला तो मैंने वेलकम बोल दिया। तो वही चीजें, एक्नॉलेजमेंट करने का मतलब क्या है कि हाँ आपने सामने वाले को एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा है। देन फाइनली जो आपका क्लाइंट है वो भी सर्वर की तरफ एक लास्ट मैसेज सेंड करता है, वो क्या होता है, ACK, एक्नॉलेजमेंट, जो कि ये बता रहा होता है कि मैंने आपका जो कनेक्शन है वो एक्सेप्ट, मतलब आपने जो मेरा कनेक्शन एक्सेप्ट किया, तो मैंने भी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया कि ठीक है मैंने भी आपके कनेक्शन को रिसीव कर लिया है, और अब हमारे बीच में एक हैंडशेक, एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। जो भी डेटा अब ये लोग सेंड करना चाहते थे वो अब सेंड कर सकते हैं आपस में। ये कोई रिक्वेस्ट भेजना चाहता है, रिस्पॉन्स, क्रेडेंशियल्स भेजने हैं, यूजर नेम पासवर्ड कमांड, जैसे SSH के केस में आप पहले क्रेडेंशियल सेंड करते हैं, फिर आप कमांड्स भेज सकते हैं कोई भी, और उसका रिस्पॉन्स आपके पास आता है। तो वो सारी चीजें अब हो सकती हैं इन दोनों के बीच में। समझ आया? तो ये जो थ्री वे हैंडशेक है वो आप कौन से स्कैन में परफॉर्म करते हैं, TCP स्कैन। मतलब अब ध्यान से समझ लीजिए, आपका जो सिस्टम है जिसमें आप Nmap यूज कर रहे हो, ठीक है, Nmap आप लोगों को पता है एक टूल है। Nmap का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क मैपर। ठीक है, एक ऐसा टूल जो कि नेटवर्क का मैप या ब्लूप्रिंट आपके लिए बना सकता है, क्योंकि ये टूल आपके लिए, मान के चलो आप किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, आपको नहीं पता कि उसमें कितने डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे उसमें, पोस्ट डिस्कवरी, आपको पता चल गया कि कौन कौन से डिवाइसेस लाइव है। अब ये पता चल गया तो आप उसके बाद क्या करोगे, पोर्ट स्कैनिंग। तो आपको पोर्ट्स के थ्रू ये पता चल जाता है कि नेटवर्क में कौन कौन से सर्वर्स हैं, किस मशीन पे कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, जो कि एक नेटवर्क का पूरा मैप बना के आपको
दे सकता है। ठीक है। तो nmap टूल जब आप यूज कर रहे होते हैं तो nmap बाय डिफॉल्ट सिर्फ 1000 पोर्ट्स को स्कैन करता है। कितने पोर्ट्स को? बाय डिफॉल्ट टॉप 1000 पोर्ट्स को स्कैन करता है। ठीक है, आप चाहें तो उससे सारे पोर्ट स्कैन करा सकते हैं, बट जब उसमें आपने वो ऑप्शन नहीं दिया होगा जिससे वो सारे पोर्ट्स को स्कैन कर सकता है, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है तो वो सिर्फ क्या करेगा, टॉप 1000 पोर्ट्स को स्कैन करेगा। और टॉप 1000 का मतलब ये नहीं है कि वो 0 से लेकर 999 ऐसे पोर्ट स्कैन नहीं करे। वो कहाँ से कहाँ तक करता है? जो ऐसे पोर्ट्स होते हैं जिन पे मैक्सिमम केसेस में पॉपुलर सर्विसेज रन कर रही होती है, जिसमें ये सारे पोर्ट्स आते हैं, उन टॉप 1000 की लिस्ट में ये सारे पोर्ट्स आते ही हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी पोर्ट्स हैं जिन पे मैक्सिमम केसेस में सर्विसेज रन करती हैं। उन सारे पोर्ट्स को ये बाय डिफॉल्ट स्कैन करके आपको दिखाता है कि हाँ, ये इनमें से कौन कौन से पोर्ट्स आपके टारगेट मशीन पे ओपन है। ठीक है। तो जब वो ये कर रहा होता है, वो हर एक पोर्ट पे कौन सा पैकेट भेजता है? आपका nmap सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। हर एक पोर्ट पे कौन सा पैकेट भेजेगा? पहले मान के चलो उसने सबसे पहला पोर्ट ट्राई किया, मान के चलो 21 एग्जांपल के लिए, 21 उसने ट्राई किया। अब 21 ओपन नहीं था इस मशीन में। जब आप सिंक्रोनाइजेशन भेजोगे 21 की तरफ तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जब रिस्पॉन्स नहीं आता है तो बेसिकली क्या आता है आपकी तरफ? जब भी सामने वाले किसी भी पर्टिकुलर मशीन पे जब पोर्ट क्लोज होते हैं तो सामने से तुरंत एक रिस्पॉन्स वो डिवाइस भेजता है, जिसका जो रिस्पॉन्स एक फ्लैग के साथ आता है। वो फ्लैग होता है RST। टीसीपी के और भी फ्लैग्स होते हैं इन दोनों के अलावा। अभी आपने सिर्फ दो फ्लैग देखे यहाँ पे। कौन कौन से? सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट। इसके अलावा और भी टीसीपी के फ्लैग्स होते हैं, जिसमें से एक फ्लैग आपको रिस्पॉन्स में मिलता है कब? जब आपका पोर्ट क्लोज होता है। और वो पैकेट कौन सा होगा? RST। RST का फुल फॉर्म रीसेट। आपको हमेशा रिस्पॉन्स में क्या मिलता है? एक रीसेट फ्लैग मिलता है। इसका मतलब है कि सर्वर का वो जो पोर्ट है उस पर कोई सर्विस रन नहीं कर रही है, तो इसलिए उसने कनेक्शन को रीसेट कर दिया है। जो आपने सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी वो उसने एक्सेप्ट नहीं करी क्योंकि वो पोर्ट ही क्लोज था। वो आपको रिस्पॉन्स में क्या भेजता है? रीसेट फ्लैग। तो उस RST पैकेट से आपका सिस्टम समझ जाता है या फिर nmap समझ जाता है कि वो पोर्ट क्या होगा? क्लोज होगा। समझ आया? देखो, हर एक नेटवर्किंग में हर एक चीज को काम करने के लिए तरीके होते हैं, और अगर आपको वो तरीका पता है तो आप एक टूल बना सकते हो जो टूल आपके लिए पोर्ट स्कैनिंग कर सकता है। क्योंकि आप क्या भेजोगे? सिंक्रोनाइजेशन। सामने से रीसेट आ रहा है मतलब पोर्ट क्लोज है। अगर सामने से एक्नॉलेजमेंट आ रहा है तो आपको क्या समझ आ जाएगा कि पोर्ट ओपन है। और जैसे एक्नॉलेजमेंट आता है तो टीसीपी स्कैन में क्या होता है कि एक नया एक ये वाला पैकेट भी जाता है जो मैंने बताया लास्ट। एक्नॉलेजमेंट पैकेट भी आप भेजते हैं और हर एक पोर्ट के साथ पूरा 3 वे हैंडशेक स्टैब्लिश करते हैं, जो कि आपको पता है कि ये रेलेवेंट नहीं था भेजना। अगर आप खुद देखो तो इस पैकेट की कोई नीड थी भेजने की हमें, क्योंकि रिस्पॉन्स में पता चल गया है कि पोर्ट ओपन है। बट टीसीपी स्कैन अगर आप परफॉर्म कर रहे होगे तो वो हर एक पोर्ट के साथ 3 वे हैंडशेक कंप्लीट करेगा। समझ आया? और उसके बाद में फाइनली, क्योंकि उसे कुछ करना नहीं है, कुछ डेटा नहीं भेजना है, तो क्या भेज देगा लास्ट में? रीसेट। आप भी क्या भेज दोगे बाद में? रीसेट, ताकि आप बोल रहे हो कि कनेक्शन हमने रीसेट कर दिया। समझ आया? तो इससे हर एक पोर्ट के बारे में, टॉप 1000 पोर्ट्स के बारे में nmap को बाय डिफॉल्ट पता चल जाता है कि उनमें से कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। अब इसी में जो मैंने अभी आपको चीज बताई कि इस वाले पैकेट को भेजने की कोई नीड नहीं थी, राइट? तो ये पैकेट उसने तब भी भेजा। तो इससे बेटर एक और स्कैन है, जो सेकंड टाइप ऑफ पोर्ट स्कैनिंग है, वो है आपका सिंक्रोनाइजेशन स्कैन, जो ज्यादा पॉपुलर है और जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। इसको आप हाफ ओपन स्कैन भी बोल सकते हैं, एंड इसको स्टेल्थ स्कैन भी बोला जाता है। एक मिनट होल्ड करिए आप लोग
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सभी को? रिक्वेस्ट पोर्ट पर भेजी जाती है कि सबसे सीधा सर्वर पे? सर्वर पे तो जाती है, आईपी तो लेके जा, आईपी तो आपको देना पड़ेगा nmap को, बट हमेशा जब आप किसी भी आईपी पे रिक्वेस्ट भेजते हो तो उसके पोर्ट पे भी रिक्वेस्ट भेज रहे होते हो, क्योंकि उस मशीन पे और भी काम चल रहे होते हैं। वो मशीन और भी अलग अलग सर्विसेज और प्रोटोकॉल्स के साथ काम कर रहा होता है या इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि मुझे इस मशीन के 22 या 23 या 24 जिस पोर्ट के साथ आपको इंटरेक्ट करना है उसकी तरफ आप पैकेट्स भेजते हैं। ठीक है, तो जब भी आप पैकेट्स भेजोगे तो आपको हमेशा स्टार्ट करना पड़ेगा टीसीपी के केस में सिंक्रोनाइजेशन से, एक्नॉलेजमेंट से, फिर एक्नॉलेजमेंट से। और यही प्रोसेस nmap यूज करता है आपके मशीन पे आइडेंटिफाई करने के लिए कि टारगेट पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, अब सिंक्रोनाइजेशन स्कैन में क्या होता होगा, क्योंकि हाफ ओपन स्कैन है, क्योंकि ये क्या करता है, ये तुरंत, ये जैसी पैकेट आपके पास आता है एक्नॉलेजमेंट पैकेट, ये तुरंत क्या भेजता है, आरएसटी, और सेशन को रीसेट कर देता है, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल चुकी है, कि जो पोर्ट ओपन होना था उस मशीन पे वो ओपन है। तो उससे आपको पता चल गया कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, तो आपको वो तीसरे पैकेट भेजने की कोई जरूरत नहीं है जो आपने एक्नॉलेजमेंट अलग से भेजा। अब इन दोनों को रन करने के लिए nmap की क्या कमांड यूज होती है वो भी लिख लीजिए। तो nmap की जो भी कमांड्स हैं वो लिखने का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे nmap, उसके बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे। जैसे जो फर्स्ट कमांड है इसके लिए ऑप्शन है स्मॉल एस कैपिटल टी, और उसके बाद आप एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दीजिए इसको, जो आपका टारगेट का आईपी एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि ये मेरा टारगेट है, मैं इस आईपी को टारगेट कर रहा हूँ। ये पब्लिक आईपी हो, प्राइवेट आईपी हो, कोई भी मतलब नहीं होता उससे। आप इसको एक ऑप्शन दे रहे हैं स्मॉल एस कैपिटल टी, ये लोअर केस में ही लिखना है और एक अपर केस में लिखना है। ठीक है, क्या? ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, लोअर केस एस कैपिटल टी, और nmap आप स्टार्टिंग में कमांड लिखेंगे। तो जो भी ऑप्शंस लिखने हैं वो हमेशा कहाँ लिखोगे आप, बीच में। एंड इसके बाद आप क्या प्रोवाइड करेंगे, आईपी एड्रेस। अब आप आईपी की जगह सबनेट दे दीजिए, वो आपके ऊपर है। जैसे /24 पूरे सबनेट को स्कैन करेगा। अब एस्टीमेट टी का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है टीसीपी स्कैन आप परफॉर्म कर रहे हैं। और स्मॉल एस का मतलब क्या है, ये स्मॉल एस आप जब जब यूज करोगे तब तब मतलब है कि आपको पोर्ट स्कैनिंग करनी है। स्मॉल एस का यहाँ पे क्या मतलब है कि आप पोर्ट स्कैनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। और आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं पोर्ट स्कैनिंग के लिए, टीसीपी स्कैन। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कमांड फिर,